यदि P का अर्थ भाग है, T का अर्थ जोड़ है, इस तरह की सारी वैल्यूज हमें दे रखी है, हम एक काम करते हैं 12m, m की वैल्यू लिख देते हैं दोस्तों। m का है ऋण, ऋण यानी माइनस करना है मुझे 12। उसके बाद d यानी गुणा करना है 28। उसके बाद p का अर्थ है भाग यानी भाग देना है 7 से। उसके बाद t का अर्थ है जोड़ 15। इसकी कुल वैल्यू यानी कुल मान मुझे निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से मैंने 4 बार काट दिया, 7 चौक 28 होता है, यहाँ 12 चौके 48 होता है। तो 12 में से 48 तो माइनस करने हैं और 15 जोड़ने हैं। अब आप देखिए जरा, 12 और 15 इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो 5 और 2 7, तो आप देख पाएंगे 48 तो ये हो गए हैं, और इसमें से ये तो माइनस का 48 है और जोड़ने के लिए मेरे पास है 27। जब माइनस के 48 हैं प्लस के 27 है, ध्यान से देखेगा, माइनस के 48 हैं, तो मैं अगर माइनस करता हूं तो आते हैं 21, और चूंकि माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का 21, ये मेरा ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट का कोड आपको दे रखा है 103। सबसे पहला तरीका जो मुझे समझ आता है 103 है या नहीं इसको चेक करने का, कि हम स्टूडेंट के जितने सारे अक्षर हैं उनका जो संख्यात्मक मान है वो लिख देते हैं। उसके लिए आपको याद होगा, मैं बहुत सारी बार बता चुका हूं दोस्तों, ई जो टी। अगर आप मेरी क्लासेस लगातार कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इससे बढ़िया तरीका बहुत मुश्किल है। तो हम एक काम करते हैं, स्टूडेंट की वैल्यू जो मान है वो पता लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मालूम है 19 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 21, 4, 5, 14 और 20। आप देख सकते हैं मैंने सबकी वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। अब अगर इनको जोड़ने का प्रयास करूं तो 20 और 20 40 हो जाएंगे, 40 और 40 80 हो जाएंगे, 80 और 14 94 94 हो जाएंगे। 94 में अगर 9 जोड़ता हूं तो 103 आता है। जरा देखें, हमें 103 चाहिए था। अगर ये आराम से मिल गया हमें तो मुझे डाउट नहीं है कि स्कूल तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा। जरा एक बार चेक करते हैं। एस की वैल्यू 19 है, एस की सी की 3 है, 8 है, ये दोनों 15 और 15 होते हैं, जे के एल यानी ये 12 पे आ गया। दोस्तों इनको जोड़ने का प्रयास करें, 15 और 15 30 हो गए, 30 और 20 50 हो गए, 50 और 3 53 हो गए, 53 और 19 दोस्तों 72 हो गए, 72। अब बताइए जरा, क्या ये बहुत मुश्किल था? आपको एक्चुअली अगर प्रैक्टिस करेंगे, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुका हूं ईजोटी की, इसलिए आपने देखा होगा स्कूल का वैल्यू बहुत फटाफट निकाल लिया। ईजोटी सबसे फास्ट तरीका है, अपने आप आपको नंबर याद से रहने लग जाएंगे। अगर दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे तो आपको वो रटना पड़ेगा, यहां रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। जरा एक बार चेक करते हैं। NCLAGJ, वापस देखते हैं। NCLAGJ का कोड अगर पेंसिल है तो आपको बताना है कि भैया इसका क्या होगा, जो AMJMSP दे रखा है। अभी अगर मैं समझता हूं दोस्तों, NOP CDE LMN ABC GHIJKL, तो आप देख सकते हैं मुझे केवल एक को जंप करना है, एक को कूद के आगे बढ़ना है। अब अगर मुझे इसका कोड निकालना है तो ABC, जरा देखें शुरुआत C की किसी से हो रही है क्या? मुझे तो शायद टाइम भी नहीं लगा, फटाफट से एक ही बार में आंसर आ गया। आप चाहें तो डबल चेक कर सकते हैं। JKL, यहाँ पे L आया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एक करके आगे बढ़ा जाए दोस्तों, एक एक करके चीजों को समझा जाए। यहां अगर मैं देखूं तो दोस्तों कोई ना कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोस्तों 75 और 28 दे रखा है, 53 और 6 दे रखा है। 75 और 28 में जो डिफरेंस होगा, क्या वो 53 और 6 में आ रहा है? देखें एक बार जरा। 75 से अगर मैं 28 माइनस करता हूं तो मैंने देखा 15 में से 8 गए, 7 बचे, और 53 में से 6 गए तो भी शायद 7 बच सकते हैं। अच्छा, इधर हो गया 6 में से 2 गए, 4 47 हो गए। इधर की बात करता हूँ 53 06, तो दोस्तों 06 अगर मैं माइनस करता हूँ
तो मेरे पास 47 हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप ये समझ रहे होंगे कि 35 में से 75 में से 28 माइनस करने पे 47 आ रहे हैं, 53 में से 6 माइनस करके 47 आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा समझूं तो मेरे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि 46 में से 73 माइनस करूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी, और इधर भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इस बार 73 में से 46 माइनस करते हैं। दोस्तों 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और इधर बच गए 6, तो 6 में से 4 गए दोस्तों 2 बचे, माइनस का 27 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे किन का डिफरेंस 27 आ सकता है। अगर मैं बात कहूं दोस्तों, 11 में से 3 जाएंगे तो 7 नहीं आएगा, 11 में से 5 जाएंगे तो भी 7 नहीं आएगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 आ सकता है, और 11 में से 5 जाएंगे तो नहीं आएगा। इसको ट्राई करता हूं, 24 और 51, इसको उल्टा लिखना चाहिए मुझे, 51 और 24। जरा देखें तो 11 में से 4 गए, 7 बचे, 4 ये 27 बचे, ये मेरा उत्तर हो गया। आपने देखा मैंने कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया, मुझे सभी को पूरा पूरा माइनस करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ये देखा पहले दो का इन दो से माइनस कर रहे हैं, वही इन दो का इन दो से माइनस कर रहे हैं, तो वैल्यू बराबर आ रही है। ठीक वैसा ही इन दो में से इन दो को माइनस किया तो मेरे पास आया माइनस का 27। मैंने वही चीज यहां पे देखी, मुझे ऐसा लगा कि भाई 1 में से 3 जाएगा, यानी 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो एक्चुअली 8 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो ही 7 बचेगा। मुझे 7 चाहिए था, तो मैंने इसी को एक बार प्रयास किया और उत्तर आ गया। तो ये बहुत जरूरी है आपका समझना कि किस तरीके से आप एक एक चीज को ध्यान देते हैं। जब तक वो ध्यान नहीं देंगे, छोटा छोटा समय बहुत सारा निकलता चला जाएगा। चलिए, एक बहुत ही बड़ा सा अच्छा सा प्रश्न आया है दोस्तों, निम्नांकित सारिणी द्वारा 6 डिपार्टमेंटल स्टोर की बिक्री 2010 से 2012 के बीच का प्रतिशत बदलाव दे रखा है। प्रतिशत बदलाव का मतलब है दोस्तों +20 हो रहा है पिछले साल से इस साल में, परसेंटेज वाइज, यानी 20% की आगे बढ़ा है, हाँ लाभ हुआ है, और इधर आप देखेंगे 20% की घाटा हुआ है, फिर -20% यानी घाटा हुआ है पिछले से इधर वाला, और +9 आगे बढ़ गया। अब इन सारी बातों को देखते हुए दोस्तों, अगर मुझे निकालना है 2011, मुझे 2011 में टी का स्टोर देखना है, तो 2011 में टी का जो स्टोर था उसकी कुल बिक्री राशि 2012 की कुल बिक्री राशि का कितना प्रतिशत है। हमें दे रखा है दोस्तों कि कितना प्रतिशत वृद्धि यहां हुआ है और वापस कितना प्रतिशत घाटा यहां पे हुआ है। आपको देखना है कितना प्रतिशत निकल के आता है। दोस्तों अगर मैं x मानता हूं तो पहली बार में तो 117/100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि 17 का ग्रोथ आया है। अगले साल की बात करूं तो दोस्तों x जो मैंने माना है वो तो माना है 2010 का, ये 2011 का ऊपर आया और 2012 का आगे बढ़ेगा, यानी 2012 का क्या करेंगे, एक तो इसमें इतना ग्रोथ हो जाएगा और उसके बाद इतना के इतना हानि हो जाएगा, यानी -8। 100 में से 8 गए तो दोस्तों 92/100, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तो पूरा के पूरा ही कट गया, ये तो पूरा के पूरा ही कट गया, कुल मिला के 100 ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा 100 गुना 100/92, इसका अगर प्रतिशत निकालना है तो ये जो 100 × 100/92 आप करते हैं तो ये 109 के बराबर आएगा। तो 109% जो है वो करीब करीब हमारा प्रतिशत रहेगा 2011 से 2012 का टी का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। एक एक चीज आप देखते चले जाइए दोस्तों। 2010 में स्टोर पी का कुल बिक्री अगर 80 रुपए लाख थी, मतलब 80 लाख रुपए थी, इसी स्टोर में 2012 में कितनी राशि होगी दोस्तों? 2010 में थी हमारी 80, पहले उसमें +20% का मुनाफा हुआ, यानी 120/100 इसमें ऐड हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं -20 दोस्तों, 100 में से 20 गए 80/100 यहां आएगा। कुल मिला के आपको ये वैल्यू अगर निकाल देते हो तो
टोटल बिक्री की राशि पता चल जाती है। दोस्तों पहले तो 0 से 0 सारे काट दीजिए, ये 0 यहां से काट दीजिए। अब 12 इंटू 8 अगर मैं करता हूं तो होता है मेरा 76.8। दोस्तों अगर 8 को 8 से करते हैं 64 और 64 को 12 से करते हैं तो 768 आता है बटा 100 अगर मैं करता हूं तो आप देखेंगे परसेंटेज जो निकल के आएगा दोस्तों 76.8% लाख जो है वो वैल्यू आ जाएगी हमारी। क्या ये तरीका समझ आ रहा है आपको? ये 0 तो यहां से चला जाएगा, एक ही 0 बचेगा, 10 से भाग दिया जाएगा तभी तो 76.8 होगा। आखिरी क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, इसका आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2012 में किसी भी अन्य स्टोर के मुकाबले किस स्टोर की बिक्री सर्वाधिक थी? सर्वाधिक कैसे देखेंगे दोस्तों? 2012 में देखना है तो 2012 में सर्वाधिक बिक्री कैसे होगी वो आपको पिछली वाली बिक्री से परसेंटेज डिफरेंस ज्यादा नजर आएगा। यहां तो वैल्यू माइनस आ रही है दोस्तों, यहां वैल्यू माइनस आ रही है तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ये 21 से 9% और बढ़ा है, यानी एक्चुअली डिफरेंस 9 का ही है। मैं डिफरेंस वहां लिख देता हूं दोस्तों। ये माइनस में चले गए तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। ये 5 से 12 पे पहुंचे हैं, यानी कि इनका जो डिफरेंस आया है दोस्तों, पहले 5 था और अब 12 हो गया, यानी कुल मिला के 7 का डिफरेंस है दोस्तों। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है वो यहां नजर आ रहा है, जो कि पहले माइनस में 20 था अब प्लस में 9 है, तो आप देख सकते हैं 29 का डिफरेंस है। तो इन सारी बातों को देखते हुए से क्लियर नजर आता है कि हमारा जो क्यू स्टोर है उसने सबसे ज्यादा किसी भी अन्य स्टोर के मुकाबले बिक्री करी होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों मच्छर का जो संबंध मलेरिया से है, मच्छर से मलेरिया फैलता है, क्या मक्खी से भोजन फैलता है? क्या सड़क से दुर्घटना होती है? दो चीजें दोस्तों, केवल सड़क से दुर्घटना नहीं होती और सड़क से केवल दुर्घटना नहीं होती, दोनों बातें हैं दोस्तों। मिट्टी से कटाव नहीं होता है, हाँ ये जरूर है। तंबाकू से कैंसर जरूर होता है, तो मेरा उत्तर आ जाएगा डी। जैसे मच्छर से मलेरिया होता है वैसे ही तंबाकू से कैंसर होता है। जरूर एक बार आप कोशिश करिएगा, कोशिश मत करके देखिएगा, आप कहेंगे सर ने कहा था इसलिए हमने किया। दोस्तों आपको दे रखा है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। आपको ध्यान होगा कि न्यायपालिका अपने आप में एक पूरा महकमा है जो अपना कार्य करता है, और कार्यपालिका भी अपने आप में एक पूरा महकमा है। दूसरा कह रहा है दोस्तों न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करती है। ऐसा जरूरी नहीं है सरकार की ही मदद करे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। यानी कि ए तो सही है, आर के बारे में नहीं कहा जा सकता। कर सकती है ऐसा मैं मानता हूं, हमेशा करती है कोई जरूरी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक और प्रश्न है दोस्तों, हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, ऐसा तो शायद बहुत ही मुश्किल बात हो गई है। भारत में अगर हम बात करें तो करीब करीब जो साउथ का एरिया है चेन्नई, वो गर्म भी बहुत रहता है और आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिड, यानी नमी भी बहुत रहती है। इसमें सहज महसूस करते हैं ऐसा तो नहीं मानता मैं। पसीना आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है, बिल्कुल गलत बात है। जहां आर्द्रता पहले से ही ज्यादा होगी वहां सूखेगा नहीं, उल्टा पसीना ज्यादा आता है ऐसा कह सकते हैं। मेरा तो मानना है दोस्तों दोनों ही गलत हैं, ये पक्की बात है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से प्रश्न को देखें, मजा ही आ जाएगा। दोस्तों आपको दे रखा है 3C and 2A। पहले इसे सॉल्व किया जाए तो एंड किसे दर्शाता है, जरा देखें हम। एंड किसे दर्शाता है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है और ये म्यू है। मुझे लगता है ये एंड तो दे ही नहीं रखा, अगर आप ध्यान से देखें नहीं दे रखा, इस कारण से इसे अभी तो हम प्रश्न को गलत मानते हैं। मुझे लग रहा है कि एंड की जगह शायद डेल्टा देना होगा, बट चूंकि अभी नहीं दे रखा है तो मैं मान नहीं सकता। एंड की वैल्यू ही नहीं दे रखी है तो ये प्रश्न ही सरासर गलत हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखेगा। आपको कहा है कि समीकरण सही हो जाए दोस्तों 5, 0, 3 और 5, इसकी वैल्यू 20 आनी है। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म है कि मैं पहले वाले में इनटू लगाने से बचूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो 5, 3 से 20 तो आएगा नहीं।
इसको भी एक बार तो लगाने से बचूंगा, यानी इन दोनों को तो मैं नहीं करना चाहूंगा। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं सबके बीच में प्लस है। अब सबके बीच में अगर प्लस हो जाएगा तो 5 और 5 10 और 3 13 से ज्यादा हम आ नहीं पाएंगे। एक बार इसी को ट्राई करते हैं, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां मल्टीप्लाई। दोस्तों 5 दिया हो जाता है 15 और 5 में से शून्य गए तो 5 ही बचे, इसमें 5 ऐड करते ही हो जाता है 20। आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने पहले इनटू जो आ रहा था उसको हटा दिया क्योंकि उससे मेरा ये 5 खत्म हो जाता था। ये 5 खत्म होने के बाद 3 और 5 से कुछ भी कर लूं तो 20 नहीं बनेगा, तो मैंने इधर दिमाग नहीं लगाया। ये आपके साथ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन को सारे ऑप्शन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपको लॉजिकली समझना होता है कि कौन सा वाला गलत होगा, उन्हें तो कम से कम हटा दें हम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं। एक एक प्रश्न में बहुत आराम से आपको करवा रहा हूं, आप एकदम आराम से चीजों को देखिए। दोस्तों सभी जो माँ दे रखी हैं वो आंटी हैं, और जो दोस्तों सभी आंटी जो हैं वो महिलाएं हैं। अब आपको कहा है दोस्तों सभी महिलाएं माँ हैं, क्या सभी महिलाएं माँ के अंदर है? ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारी माँ महिलाएं हैं, सारी महिलाएं माँ हैं, ऐसा कह नहीं सकते। सभी महिलाएं आंटी है, क्या आपको लग रहा है कि सारी महिलाएं आंटी के अंदर है? अभी तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो जब नजर नहीं आ रहा है तो अभी कहेंगे दोस्तों न तो निष्कर्ष पहला न ही दूसरा अनुसरण करता है, बाद में देखेंगे क्या और करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न बहुत ही आराम से करवा रहा हूं दोस्तों। आपको प्लस और डिवाइड को बदलना है और संख्याओं को 2 और 4 को भी बदलना है, तो देखें कौन सा वाला सही हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ 2 और 4 को बदलता हूं तो यहाँ आता है 4/6, लेकिन वो एक्चुअली इधर आ जाएगा डिवाइड। तो अगर मैं 2 और 4 को बदलता हूं, आप देखिएगा तो आपको 2/4 मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे एक बार ट्राई कर लूं, यहाँ पे 4/2 मिलेगा और आगे प्लस का 3 मिलेगा। एक बार हमें प्रयास कर लेना चाहिए मुझे लगता है इसमें। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो दोस्तों 2/4 + 6, तो यहाँ पे 6 से बड़ी वैल्यू आएगी, ये तो मेरे काम की नहीं है। उसके बाद दे रखी है दोस्तों ये वैल्यू, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं 4/2 + 6। आप देख सकते हैं 6 और 2 8 आ रहा है, ये वैल्यू तो सही आ रही है। आप कोशिश करना चाहें तो इधर भी एक बार देख सकते हैं। इधर इसलिए नहीं देखना चाहेंगे कि यहाँ हो जाएगा 4/2 + 3, तो 3 से बड़ी वैल्यू आएगी, काम की नहीं है हमारे। इधर अगर मैं कहूं 2 + 4 तो इधर हो जाएगा /3, तो वैल्यू 4 नहीं आएगी, कोई ना कोई भिन्न संख्या आएगी, तो केवल मात्र बी ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से देखेगा दोस्तों, आयरन AIRON को हमने GOKI लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें IEFGHI GHI उल्टा चल रहे हैं, 1 का गैप है। OPQR उल्टा चल रहे हैं, 2 का गैप है। KLMN 3 का गैप है। IJKLMN आप देख सकते हैं 1 का गैप है उल्टे में, 2 का गैप है उल्टे में, 3 का गैप है उल्टे में और 4 का गैप है उल्टे में। ऐसे अगर सोचा जाए तो मुझे KNIFE चाहिए। क्या ये तरीका समझ आ रहा है आपको? अब मैं पहले ये चेक कर लूं, देखो सबकी शुरुआत में आई आ रहा है तो उधर दिमाग ना लगाऊं, सबके अंत में वाई आ रहा है उधर भी दिमाग ना लगाऊं। सबसे पहले तो सेकंड वाले पे दिमाग लगा लूं कि एन आ रहा है। दोस्तों एन का कुछ भी कर लो, ए के नजदीक तो नहीं है, तो जो ए वाले हैं उन्हें तो हटा ही दूं, ई वाले को भी हटा दूं। क्यों भाई, कुछ भी कर लो, एन से 2 नीचे 3 नीचे पे कभी ए और ई आते ही नहीं है, तो इन दोनों को तो हटा दिया मैंने। अब बात करते हैं दोस्तों आई की, तो आई के नजदीक ए आएगा या आई के नजदीक ई आएगा? ये आप भी समझदार हैं कि ई ज्यादा नजदीक आएगा। क्यों? क्योंकि ई से चाहिए मुझे, तो FGH और आई आप देख सकते हैं मुझे 3 का ही गैप चाहिए था और 3 के गैप में आई आ गया। आई आ गया तो मेरा ये उत्तर आ गया। आपने देखा दोस्तों तरीका, मैं कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर तक नहीं जाता हूं, मैं सिर्फ ये प्रयास करता हूं कि जो उत्तर दे रखे ना उनमें से ही बेस्ट जो चूज कर लो, बस खत्म हो गई कहानी।
एक और प्रश्न दोस्तों, आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग। आपको दे रखा है 32 से 13। अब वैसे देखा जाए तो 32 से 13 का तो कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। हमारा प्रयास ये पहले ये कोशिश कर ले जाए कि 32 से 13 अगर मैं घटाता हूं तो मुझे मिलता है 13 में 19 जोड़ने पे 32 आ जाएगा, यानी कि 19 का गैप है। जरा देखें यहां किसी 19 का गैप है क्या दोस्तों? 1 और 6 में 19 का गैप नहीं होगा, 21 और 83 में 19 का गैप नहीं होगा, ये तो गैप ही 10 का है। इधर एक बार ट्राई कर सकते हैं और इधर एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 7 में 19 का गैप नहीं आएगा दोस्तों। 19 का गैप तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां भी 19 का गैप नहीं है, यहां जो दूर दूर तक है थोड़ा बहुत वो 18 का गैप है, और 18 के गैप से आंसर है ऐसा मैं मानता नहीं हूं। इसके अलावा अगर कोई और नियम लग सकता है तो वो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। 3 और 2 होते हैं 5, और 3 और 1 होते हैं 4। ऐसे अगर देखूं दोस्तों 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये भी नहीं बैठ रहा है। 8 और 3 11, तो ये नजदीक ही नहीं आएगा। हाँ ये देख सकते हैं दोस्तों 7 और 1 8 है और 8 और 1 9 है, ऐसा उल्टा चल रहा है यहाँ पे। और इधर अगर मैं देखूं दोस्तों 7 और 4 6 और 5, 6 और 5 होते हैं 11 11, तो 11 और 11 हो रहे हैं। और ये इसके अलावा और कहीं पे भी दूर दूर तक आंसर नहीं मिलता है। तो अगर एग्जाम में करना होता मुझे तो शायद मैं इसे क्लिक कर देता, क्योंकि यहाँ पे गैप मिल रहा है। इसके अलावा 13 तिया पे भी नहीं बैठेगा, 3 2 5, 3 और 1 4, शायद यही एकमात्र उत्तर ऐसा लगता है। बाकी इसके अलावा कोई चीज सेट होती भी नजर नहीं आती है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत आराम से करने का कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगर आप करना चाहें तो। दोस्तों एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि 170 ग्राहक में से 115 तो हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस वाले जो हैं वो 115 हैं, और दोस्तों द हिंदू पढ़ने वाले 110 हैं, और दोस्तों उसके बाद दे रखा है कि 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों 85 जो है इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ रहे हैं, तो ये वैल्यू 85 है, मैंने यहां लिख दी। उसके अलावा 75 जो है वो यहाँ पे हैं दोस्तों, और 295 जो है वो यहाँ पे हैं 95, और 70 बीचों बीच है। तो जो वैल्यू दे रखी हो सबसे पहले तो उसे लिख दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद दोस्तों कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? दोस्तों केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वालों के लिए हमारे पास करना क्या है वो समझिएगा दोस्तों। ये वैल्यू अगर आपको इधर लेके जाऊं थोड़ा आराम से समझाने के लिए, शायद नजर आ रहा होगा दोस्तों, ये वैल्यू 75 है और ये वैल्यू 85 है, और दोनों के बीच में कॉमन 70 लोग भी हैं। तो आप एक काम करेंगे, 75 और 85 को जोड़ के 70 माइनस करेंगे। 75 में से 70 माइनस कर लूं 5 बचेंगे, 85 में 5 जोड़ते ही 90 हो जाएगा। अगर मैं 115 में से 90 घटा देता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 25। देखिए जरा 25 कोई वैल्यू है क्या? क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझना है तो ये समझिए। मैंने ये किया कि इसकी वैल्यू टोटल थी 115, 115 में से आपको देखना था केवल ये लोग कितने हैं। केवल ये लोग निकालने के लिए आपको इसको भी माइनस करना था, इसको भी माइनस करना था। इन दोनों को माइनस करने के चक्कर में ये 2 बार माइनस हो रहा था। तो मैंने क्या किया, 75 में से ये 70 निकाल दिए तो पीछे बचे 5, और 85 में 5 जोड़ दिए तो हो गए 90। अब इस पूरे 115 में से 90 को घटा दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 25। जो मुझे कहा था वो मैंने किया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते। अब आपको ये वैसे तो बहुत क्लियरली नजर आ जाना चाहिए कि कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन द हिंदू नहीं पढ़ते। आपको द हिंदू के लोगों को घटाना है, यही तो करना है आपको। तो दोस्तों द हिंदू पढ़ने वाले कितने हैं? 110 हैं, और 110 के अलावा जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं
वो यहां पे आएंगे, यानी कि टोटल 85 लोग हैं ये वाले, ध्यान से देखेगा, और 85 में से 70 ऐसे लोग हैं जो यहां पे हैं। तो करना कुछ नहीं है, इन द हिंदू को भी छोड़ दो, बाकी सबको भी छोड़ दो। मुझे तो केवल मात्र इन 85 में से इन 70 को ही तो घटाना है, तो इसको छोड़िए, 85 में से 70 घटाइए, कुल मिला के 15 ऐसे लोग हैं। जरा देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 15 ऐसे लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, लेकिन द हिंदू हटा दिया हमने, केवल द हिंदू पढ़ने वाले। दोस्तों वही तरीका है हमारे पास, ध्यान से देखेगा, केवल द हिंदू, केवल द हिंदू में क्या करना पड़ेगा हमें? हमें वही तरीका अपनाते दोस्तों। 110 तो टोटल द हिंदू वाले हैं, आप देख सकते हैं ये 95 है, ये 75 है। वही सिंपल सा काम दोस्तों, 75 में से ये 70 तो गए, पीछे बचे 5, और ये 5 इसमें जोड़ देता हूं 95 में, तो 95 में 5 जोड़ते हो जाते हैं 100। 110 में से 100 अगर मैं घटा दूं तो केवल 10 लोग ऐसे हैं जो द हिंदू पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं तरीका मैंने बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि केवल वाले कैसे निकालेंगे और दूसरे क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। लिए चलता हूं दोस्तों आगे वाले प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक दंपति के माता पिता और उनके बच्चे हैं। एक दंपति है, उसके माता पिता और उनके बच्चे हैं। अर्जुन राजू का पुत्र है। दोस्तों ये आपको दे रखा है, ये जो अर्जुन है ना वो राजू का पुत्र है, नाम से राजू भी मेल ही लग रहा है भाई। इलामती अर्जुन की पुत्री है, आपको शायद क्लियर हो गई होंगी चीजें कि अर्जुन बीच में दंपति के रूप में आएगा। दिव्या रानी की पुत्री है जो इलामती की मां है। इलामती की मां कौन है दोस्तों? रानी। तो यहां पे आएगी रानी जो ये दंपति में कंप्लीट करेगी, और दिव्या रानी की पुत्री है तो यहां पे आ जाएगी दिव्या भी। आगे देखें दोस्तों, बानू अर्जुन की मां है, वो तो मैं समझ ही गया था कि जो बचेगी वो बानू ही आएगी क्योंकि छठा सदस्य वही बची है। मुझे लगता है कि सारा कुछ क्लियर हो गया है दोस्तों। बच्चों के माता पिता कौन है? आप देख सकते हैं अर्जुन और रानी, तो अर्जुन और रानी का ऑप्शन कहां है दोस्तों? डी नंबर पे हमारे पास। परिवार में कुल महिलाएं आपको दिख रहा है कि 2 ही पुरुष हैं, बाकी 4 महिलाएं हैं। दिव्या और इलामती का आपस में, दिव्या और इलामती आपस में क्या है दोस्तों? बहनें हैं। ये सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको बहुत आराम से चीजों को करना है, कभी भी जल्दबाजी करने में नंबर नहीं कटाने, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। बॉर्डर का कोड दे रखा है, ऑर्डर का निकालना है, कुछ भी तो नहीं करना आपको भाई। आप देखिए मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, बॉर्डर का दे रखा है, ऑर्डर का निकालना है, तो आगे वाला 5 कट कर लो। 79649 ये नहीं है दोस्तों, 79649 यही है दोस्तों। आगे काम खत्म ही हो गया। बताइए क्या ये बहुत मुश्किल था? अरे भाई बॉर्डर का दे रखा था, ऑर्डर का निकालना है, बी हटा दो, ऑर्डर निकाल लो। यहां पे मुझे लगता है दोस्तों एक क्वेश्चन और बाकी है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको क्या कहा गया है कि केंचुआ कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। इस बात को ही मैं गलत कह देता हूं। क्यों गलत कहता हूं? आगे देखिए दोस्तों, केंचुआ जो है मिट्टी की महीन कणों को तोड़ देता है और उसे नरम बनाता है। दोस्तों ये ध्यान होना चाहिए, इसी कारण से केंचुआ जो है कृषि के लिए उपयोगी है। अगर नहीं लिखा होता तो इसका आंसर सी हो जाता। चूंकि लिखा हुआ है इसलिए ए गलत है, लेकिन आर तो बिल्कुल सही है। केंचुआ जो है आपको पता होना चाहिए, साइंस के अंदर दे रखा है कि वहां वो छोटे छोटे अणु को तोड़ के मिट्टी को नरम बनाता है, इसी कारण से कृषि के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों यहां पे आपको दे रखा है 44 यानी 44 के बाद m लिखा है, m का मतलब है प्लस 64 कर लेते हैं। उसके बाद दे रखा है n यानी माइनस के 60 कर लेता हूं दोस्तों। उसके बाद दे रखा है p का अर्थ है भाग देना है मुझे, किससे? 15 से भाग देना है। और दोस्तों l दे रखा है, l का मतलब है गुणा करना है 4 से। तो आप देख सकते हो दोस्तों 15 चौके 60 यानी कि यहां पे आएगा 4, और 4 चौके 16 यानी यहां आ जाएगा 16। इधर इन दोनों को जोड़ता हूं तो आते हैं 8, 6 और 4 10, 108। 108 में से अगर 16 गए तो 8 उधर के गए, 8 इधर के गए,
पीछे कितने बचे मेरे भाई? केवल मात्र 92। इतना सिंपल तरह का क्वेश्चन एनटीपीसी के पिछले पेपर्स में आया था। आपको कहा है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में जोड़ना है और फिर बताना है कि भैया कौन अलग है, इन चारों में कौन है जो चारों का नहीं है, मतलब तीनों का नहीं है। देखिए जरा, अगर अब इसमें यहां पे देखिए, या तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए या आपका सामान्य ज्ञान एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी गड़बड़ है तो भैया मामला गड़बड़ है। यहां पे आपको पता चल रहा है कि यह है पुणे, और यहां पे आगे पीछे एस लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, तो यह बन रहा है दोस्तों शिलोंग। यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है भोपाल, और यहां पे आपको मिल रहा है दोस्तों चेन्नई। शायद आपको मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों। चेन्नई, भोपाल, शिलोंग तो किसी ना किसी राज्य की कैपिटल यानी राजधानी मिलेगी। पुणे किसी की राजधानी नहीं है। यही मेरा उत्तर है, उत्तर ही उत्तर है भैया। समझो मेरे बात को, यहां रीजनिंग तो लास्ट में जाके लगती है, पहले सामान्य ज्ञान या अंग्रेजी काम आता है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा एक सादा सा प्रश्न है। निम्नलिखित जानकारी के अनुसार आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। एक परिवार में 6 पीढ़ियां हैं, हालांकि परिवार में कुल 5 सदस्य ही हैं। परिवार के सदस्यों के नाम आपको दे रखे हैं। आदित्य है, बावन है, चारू है, दीपा है और वरुण है। इन लोगों के बारे में जानकारी आपको टिप्पणी के फॉर्म में दे रखी है। दोस्तों सबसे पहली लाइन देखिए, चारू एकमात्र अविवाहित संतान है। मुझे लगता है कि वो अंतिम पीढ़ी होगी, क्योंकि वो अविवाहित है, आगे पीढ़ी नहीं बनी। जिसके दादा दादी का निधन हो गया है, यानी कि यहां से जो ऊपर चले, यहां पे कोई भी दादा या दादी नहीं है, ये बात दे रखी दोस्तों। दीपा विधवा है, जो विधुर वरुण की पुत्री है। आपको दे रखा है कि दीपा तो विधवा है और विधुर वरुण की बेटी है, ये आपको दे रखा है, पुत्री है। इसके अलावा दोस्तों परिवार का कोई भी सदस्य दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री नहीं है, यानी और कहीं से कोई भी जुड़ा नहीं है। एक पीढ़ी में परिवार का अधिकतम एक ही सदस्य है। भाई अभी तभी तो संभव है कि 6 पीढ़ियां हैं, 6 में से 5 ही सदस्य हैं। ये दादा दादी वाली लाइन गायब है। प्रत्येक दंपति को केवल एक संतान है और प्रथम पीढ़ी में कोई भाई बहन नहीं है। ऐसे समझा जाए दोस्तों, यदि चारू के दादा जीवित होते तो निश्चित रूप से किस पीढ़ी के सदस्य होते? अगर इस बात को समझें हम दोस्तों, ये निश्चित रूप से आखिरी है पीढ़ी, यानी कि जो 6 पीढ़ियां बनेंगी वो ऊपर बनेंगी। 1 2 3 4 यहां पे, 5 यहां पे और 6, यानी कुल मिला के ये पीढ़ियां हमारी बनेंगी। 1 2 3 4 5 और 6। अगर चारू के दादा जीवित होते दोस्तों, दादा यहां होते, तो ऐसे देखा जाए तो 4 नंबर पे आते। लेकिन अगर पीढ़ी की बात की जाए तो ये इनकी प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। तो अगर चारू के दादा जीवित होते तो निश्चित रूप से तीसरी पीढ़ी के, यानी इनकी ये प्रथम पीढ़ी, द्वितीय और तीसरी पीढ़ी के सदस्य होते। यदि आदित्य 52 का पोता है, अब देखिए दोस्तों, ये आपको मालूम है कि दोनों एक साथ रहेंगे, वरुण और दीपा। दोस्तों ये जो पूरी लाइन बना रखी है, ये दोनों एक साथ तभी हो सकते हैं जब वरुण दीपा इधर आए या फिर वरुण दीपा इधर आए। दोनों में से एक जगह आएंगे। वरुण दीपा को तो एक साथ ही आना है। लेकिन अगर आदित्य 52 का पोता है दोस्तों, आदित्य 52 का पोता कैसे हो सकता है? अगर आदित्य 52 इधर आ जाते हैं तो वरुण दीपा दोनों नहीं आ सकते, यानी कुल मिला के आदित्य को इधर आना पड़ेगा, 52 को इधर जाना पड़ेगा, और जो बचे हैं दोस्तों वरुण और दीपा, वो यहां पे आएंगे। यही एक संभावना लगती है। तो अंतिम पीढ़ी से पहले का सदस्य दोस्तों, ये अंतिम पीढ़ी, उससे जस्ट पहले का सदस्य कौन होगा दोस्तों? आदित्य हो जाएगा। क्लियर है? आदित्य चारू का फादर है। अगर ये आदित्य चारू का फादर है एंड 52 ग्रैंडसन, और ये 52 का ग्रैंडसन यानी पोता है, ये भी आपको दे रखा है। 52 क्लियर है, आदित्य क्लियर है, ये सब दे रखा है। आगे क्या दे रखा है? हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिलीज। दोस्तों ये बहुत क्लियर है
कि अगर ये सारी चीजें दे रखी हैं और चारू आखिरी है, ये आपको दे रखा है चारू आखिरी है, तो दोस्तों अब इसके अलावा वरुण और दीपा के लिए यही एक पॉसिबिलिटी होगी, यानी केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 4 पीढ़ी बन जाएंगी। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द फैमिली केवल यही बन पाएगा, एक ही फैमिली का पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, सारे कंडीशन को फॉलो करते हुए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों आपको दे रखा है 15 और 15 के बाद दे रखा है प्लस। प्लस का मतलब गुणा करना है 16 से, और गुणा का अर्थ है भाग, यानी 16 को 16 से भाग देना है, और भाग का अर्थ है माइनस, यानी यहां पे माइनस हो जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, ये दोनों आपस में कट के एक हो गया, 15 एकम 15 ही रह गया, 15 में से 15 चले गए, शून्य। ये तो सबसे बड़ा शब्द है शून्य, एक के पीछे जितने लगाओ उतने आपको चाहिए होते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, दीवार को खिड़की, खिड़की को फलाना और फलाने को ढीकना कहते हैं। मुझे नहीं करना है कुछ भी कि किसको क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है आखिरी प्रश्न क्या है। आखिरी प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति कहां पर खड़ा होता है। आपको पता है दोस्तों, वेंटिलेटर पे, खिड़की पर, दरवाजे पर कहीं नहीं खड़े हो सकते आप होते हैं फर्श पर खड़े। फर्श को क्या कहा जाता है उससे मतलब है, फर्श किसको कहा जाता है इससे मतलब नहीं है। फर्श को छत कहते हैं, तो मैं छत पे खड़ा हूंगा, बस ये ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करना माना जाता है, बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। ओ तो सबका यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। यहां अगर मेरी जीके कमजोर हो, सामान्य ज्ञान कमजोर हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है दोस्तों, यह जो बात है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। सही है इस कारण से, ए गलत है और आर सही है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, इसके लिए आपका सामान्य ज्ञान ही काम आएगा। अगर सामान्य ज्ञान नहीं है, इस प्रश्न में कोई मतलब ही नहीं है। एक निश्चित कुछ भाषा में बेंड दे रखा है, आपको नाइट दे रखा है, डेट निकालना है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। पहले यहां पे देखो आप, आखिरी में आया है टी, जो कि नाइट के भी आखिरी में आया है। नाइट के आखिरी में टी आया है, तो जरा देखो कि इसके आखिरी में क्या आया है, 9। कुल मिला के 9 तो आना ही चाहिए था मेरे उत्तर में, जो कि नहीं आया, उसको तो भगा दूं मैं। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी जो बच गए उत्तर ऑप्शन। एक तो ये बच गया मेरा और एक ये बच गया। शुरुआत में लिखा है डी, जो कि बेंड का आखिरी अक्षर है। आखिरी अक्षर के लिए मेरे पास हैश है, जरा देखें यहाँ पे क्या दे रखा है, हैश तो नहीं दे रखा है, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। मुझे और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे, एक एक करके हम लोग प्रश्न करते चले जा रहे हैं, मजा लिए जा रहे हैं दोस्तों। आपको इस बार भी अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में, यानी कोई ना कोई अंग्रेजी का शब्द बनना चाहिए, पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें, यानी कि ऑड वन आउट। दोस्तों इसके लिए अगर अंग्रेजी आएगी तो ही काम चलेगा। इसे नॉवेल कहते हैं दोस्तों, इसे आपको ध्यान हो तो थीसिस, जो एक रिपोर्ट लिखते हैं, वो कहते हैं दोस्तों। इसे मैगजीन कहते हैं, और इसे अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ये बहुत ही काम आने वाली चीज डिक्शनरी है। इन सारे शब्दों में अगर आप देखें, मैगजीन भी एक किताब है, नॉवेल भी एक किताब है, डिक्शनरी भी एक किताब है। थीसिस किताब नहीं है दोस्तों, एक रिपोर्ट है जो आपको लिखनी पड़ती है, जिसके आधार पे आपको यूं समझ लीजिए पीएचडी मिलती है। उससे पहले जो लिखी गई आपके द्वारा, ये डिक्शनरी आप नहीं लिखते हैं, ये मैगजीन आप नहीं लिखते हैं, पढ़ते हैं, नॉवेल आप नहीं लिखते हैं। थीसिस इज द राइट आंसर, जो कि ऑड वन आउट है, असंगत है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों बहुत ही आराम से, एक और प्यारा सा प्रश्न देखिएगा। 3 भाषाओं में लोग कम से कम भाषा आती ही है। देखें दोस्तों, 2400 को अंग्रेजी आती है दोस्तों, 2400 तो कुल हो गए इधर। 1700 को तेलुगु आती है, और दोस्तों 800 को हिंदी आती है। बड़ी बुरी दशा है यहाँ पे हिंदी की यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है दोस्तों, अंग्रेजी तेलुगु वाले कितने हैं? 1000 दे रखे हैं। 500 को अंग्रेजी आती है हिंदी के साथ, अंग्रेजी हिंदी वाले कितने हैं दोस्तों? 500 लोग हैं। 300 को तेलुगु हिंदी आती है दोस्तों, यहां 300 हो गए हमारे पास। केवल 100 लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ आता है मेरे भाई। तो अब क्या करना है दोस्तों? केवल हिंदी निकालनी है। आप तरीका देखिएगा, बहुत आराम समझने का प्रयास करेगा। केवल हिंदी वाले दोस्तों, केवल हिंदी का मतलब क्या है कि मुझे जो है ये वाले भाग का पता करना है, कुल मिला के यही करना है। केवल हिंदी वाले तो यही होंगे। आप देखिए यहां पे हैं कुल 500 और यहां पे हैं कुल 300 और ये 100 है जो दोनों में कॉमन है। 100 कॉमन है यानी दोनों जगह आ रहे हैं, दोनों जगह आ रहे हैं मतलब एक जगह से हटा दो, यानी कुल मिला के 500 में से एक कम कर देते हैं, 400 हो गए इधर, 400 इधर हो गए तो 300 इधर हो गए, कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों? 700 हो गए। इन कुल 800 में से, कुल 800 में से 700 ऐसे लोग जो कॉमनली आ रहे हैं उनको अगर मैं घटा दूं तो पीछे कितने बचे? केवल मात्र 100 ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल हिंदी आती है। क्या ये बात समझ आ रही है? ऐसे केवल 100 लोग हैं। कितनों को? तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। इसको छोड़ो दोस्तों, वहीं पे लिखा है कम से कम एक भाषा सभी को आती है, 0 यहीं से हो जाएगा, फिगर की भी जरूरत नहीं है, तो फ्री का नंबर आ रहा है आपको। कितनों को? तीनों में से केवल एक भाषा आती है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। केवल एक भाषा, मैं ये तो निकाल चुका केवल हिंदी वाले कितने, केवल अंग्रेजी वाले, सॉरी एक सेकेंड, मैंने पहला जो निकाला था केवल हिंदी वाला था। हाँ ठीक है, देखिएगा केवल हिंदी वाला मैं निकाल चुका हूं। अब मैं बात करता हूं केवल अंग्रेजी। दोस्तों 2400 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा वो देखिएगा। ये है कुल मिला के 500 और ये है कुल मिला के 1000, जिसमें से 100 दोनों में सम्मिलित हैं। तो 500 और 1000, 500 में से ये 100 घटा दूं, 400 हो गए, और 400 और उसको 1000 जोड़ दूं तो हो जाते हैं 1400। जैसे ही मैं इसको माइनस करता हूं मेरे पास बचते हैं केवल मात्र 1000 जिन्हें अंग्रेजी आती है, केवल वाली। इधर मैं देखता हूं 1700 मेरे पास है कुल तेलुगु वाले। कुल में से मुझे ये कॉमन वाले घटाने पड़ेंगे। दोस्तों कॉमन वाले में ये तो है 1000, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं देखिएगा, ये तो है कुल 1000 और ये है कुल 300। 300 और 1000 में ये कॉमन है 1000, तो 1000 और 300, 1300 माइनस 100, 1200। 1200 घटाने के बाद केवल मात्र तेलुगु बोलने वाले कितने हैं? 500। अब मुझे कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास 500 आ गए, ये 100 इधर आ गए, 200 यानी 600 हो गए। 600 में 1000 जोड़ने दोस्तों कितने हो गए? 1600। यानी 1600 ऐसे लोग हैं जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं, जो कि पहला ही ऑप्शन है। तरीका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तरीका कैसे उस उत्तर तक पहुंचे वो बहुत जरूरी था। आगे लिए चलता हूं दोस्तों। सुनीला और सुशीला, शीला, आयु का अंतर 12 है। मान लेते हैं सुनीला जो है सुनीला को बड़ी मान लेते हैं अपन। सुनीला जो है उसकी उम्र है x, तो सुनीला के बाद शीला की x क्या, शीला की क्या हो जाएगी दोस्तों? x माइनस 12, कुछ भी समझ लो आप, या शीला को बड़ा मान लो तो ये x प्लस 12 हो गई। सुनीला x माना है यानी छोटी वाली संख्या x मानी है, छोटी वाली संख्या, ठीक है ना, लिख देता हूं छोटी वाली संख्या x है। चलिए दोस्तों आगे देखें। 9 वर्ष पहले, यानी इन दोनों के 9 वर्ष पहले, इसमें से भी -9 करना पड़ेगा और इसमें से भी -9 करना पड़ेगा, दोनों के 9 वर्ष पहले। बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुना थी। ये जो बड़ी थी इसकी 4 गुना थी, यानी कि क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम करेंगे आपके सामने। ये x माइनस 9 और ये x प्लस 12 और उसमें से भी 9 गए, इनको बराबर कब करेंगे?
9 साल पहले जब ये 4 गुना थी। कुछ भी नहीं दोस्तों, यहां हो जाएगा 4x और इधर आ जाएगा माइनस का x, इधर जाएगा प्लस में। तो दोस्तों इधर देखिएगा 12 + 9 - 9, ये 9 और 9 कट गए, 3x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा 4 से गुना करना है, माफ कीजिएगा, 4 9 36, यहां पे 36 भी जाएगा, वो मैं लगाना भूल गया। तो एक काम करते हैं, पुनः यहां पे लिखते हैं, ये वाला जो है अंक वापस लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां 4x रखा है तो 9 चौके 36, इधर 36 भी तो जाएगा और 36 में से 9 माइनस हो जाएंगे, ये आपको दे रखा है। तो इधर तो वैल्यू आएगी 3x, और इधर देखिएगा दोस्तों 12 में से 9 चले गए, ध्यान से देखिएगा 12 में से 9 चले गए 3, और 36 में 9 जुड़ गए, 3 जुड़ गए तो हो गए 39। यानी x की वैल्यू, यानी छोटी वैल्यू जो आ गई 39/3, जो कि आएगी 13। यानी छोटी वाली वैल्यू, एक वैल्यू तो 13 आएगी। तो अभी देखते हैं 13 कहां पे लिखा हुआ है दोस्तों। 13 केवल मात्र इधर ही लिखा है, यही मेरा उत्तर होगा। आप चेक कर सकते हैं, छोटी वाली वैल्यू 13 है और बड़ी वाली का अंतर 12 वर्ष है, यानी 13 में और 12 जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। यही तो उत्तर मैं पहले भी कह रहा था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये जो प्रश्न है बड़ा ही विरोधाभासी प्रश्न है। कैसे दोस्तों, यहां अगर मैं ऐसे लेके चलूं कि 1 का स्क्वायर 1 है, तो यहां 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, जो कि दे रखा है हमें। और ऐसे लेके चलूं, ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 का क्यूब है। ठीक इसी प्रकार से ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है, और 5 का क्यूब होता है 125। तो मेरे अनुसार दोस्तों इसके 2 उत्तर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रश्न में गड़बड़ है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में यूं का यूं आ जाए एज इट इज, तो मेरा उत्तर जो मैं देने वाला हूं वो 625 दूंगा। मैं ये बाद में सोचूंगा कि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, मैं सोचूंगा कि यहां जो लिखा है उसका स्क्वायर यहां पे है, यहां जो लिखा है उसका स्क्वायर यहां पे आएगा, और 25 का स्क्वायर आपको पता होगा जो हम कहते हैं 625 ही कहते हैं। तो अगर ये एग्जाम में आया तो ये करूंगा, अन्यथा कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में हल्का सा गड़बड़ है, शायद उत्तर में कुछ गड़बड़ दे रखा हूं। आगे लिए चलता हूं दोस्तों। निश्चित कोड भाषा में लीडर को ये कह दिया हमने, तो बताइए स्टेबल को क्या कहेंगे। पहले कुछ नहीं, पहले मेरे भाई लीडर को लिख तो दो कि कैसे लीडर को लिखेंगे अपन। OBADHO। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो आप समझिएगा LMNO तो आ रहा है, लेकिन E से B जुड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब क्यों नहीं जुड़ रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, जरा देखिएगा। LMNO यहां पे पहुंच गया, यानी कि बीच में 2 का गैप दिया। EFG और H आ गया, AB और C के बाद D आ गया, यानी कि शुरू के जो 3 हैं उसमें +3 करके पीछे उल्टे रख दिए गए। उल्टे तो रखें, ये वाला आखिरी में चला गया, ये वाला बीच में, और ये इधर आ गया। इधर से इधर अगर आए तो माइनस में चल रहा है। देखिएगा दोस्तों, A, B और C, D उल्टा चल रहा है, माइनस के दो। B, C, D और E इधर भी माइनस के दो। O, P, Q और R गैप तो इधर भी 2 का है, लेकिन इस बार इस दिशा में है, इस दिशा में +3 करके उधर पहुंचेंगे। अभी अगर मुझे स्टेबल निकालना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्टेबल निकालना है तो एक बात तो कंफर्म है, इनसे मैं कुछ जगह तो पहुंच ही पाऊंगा, लेकिन मैं पहले V और W पे तो दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? मुझे पता है कि S का V, T का आ रहा है, A के लिए यहां पे D आया है। जरा देखिए A के लिए D किसी में आया है क्या? केवल मात्र यही ऐसा है जहां पे D आया है, इन 2 जगह। ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। जरा ध्यान से देखें भाई, A के लिए D तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि यहां भी तीसरे पे D है, A है तो यहां से तीसरे पे D है, यहां से तीसरे पे A है तो पीछे से तीसरे पे D आना चाहिए, यानी D तो आ गया हमारा। अब केवल एक ही चीज आपको चेक करनी है, ये जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से जो दूसरा होगा वो वहां से दूसरा होगा, जो वहां से दूसरा होगा दोस्तों L और Y का संबंध तो मुश्किल है,
एल और आई का संबंध हो सकता है, आई जे के और एल आ गया, आई के बाद 2 छोड़ के ऊपर की तरफ एल, यानी ये मेरा उत्तर हो गया। तरीका मैंने समझाया वो बहुत जरूरी है, जब तक तरीका समझ नहीं आएगा उत्तर कैसे करेंगे आप लोग। लिए चलते हैं दोस्तों एक और प्रश्न पे, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको दे रखा है चेयर का कोड, यहां पे दे रखा है चेयर के लिए 1 2 3 4 5, यानी वापस से एस भी आया है। हाइड के लिए भी आपको दे रखा है ये, चेयर के लिए दे रखा है ये, डियर के लिए निकालना है दोस्तों। आर को तो देख ही लो पहले, आर इधर आखिरी में है, इधर 8 आखिरी में है, जरा देखो 8 आखिरी में तो नहीं है, यहां पे इधर भी 8 आखिरी में नहीं है, केवल इन्हीं दोनों पे दिमाग लगाना है। यहां पे शुरुआत डी से हुई है, डी आया है आखिरी से दूसरा वाला, आखिरी से दूसरा वाला है 3, 3 का मतलब 3 से शुरुआत होगी, काम खत्म हुआ मेरे भाई, छोड़ दो उसको वहीं। तरीका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुझे कभी भी स्मार्ट तरीका ही काम में लेना है एग्जाम में, जब जब स्मार्ट तरीका लूंगा तभी फास्ट कर पाऊंगा दोस्तों। लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखते चलें दोस्तों। आपको दे रखा है 10, 10 के बाद है क्यू, क्यू दर्शाता है माइनस को, आ गया है 5। उसके बाद लिखा है आर, आर दर्शाता है क्रॉस को, यानी आ गया 27। उसके बाद आया दोस्तों एस, और एस का मतलब है भाग 9 दोस्तों। उसके बाद है पी, और पी दर्शाता है प्लस को, यानी पुनः 10 आ गया। आप अगर देखें तो ये 9 तिया 27 तो यहां पे आ गया, और ये हो गए दोस्तों 5 तिया 15, माइनस के 15, 10 इधर के प्लस, 10 इधर के प्लस, 10 और 10 20, माइनस 15 हो गए 5। पुनः देखिए दोस्तों, ये 10 प्लस का है, ये भी 10 प्लस का है, 10 और 10 20, 20 में से 15 गए, 5 बच गया। इसी तरीके से तो सिंपल तरीके से काम करना है हमें। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नांकित सारिणी फुटबॉल प्रतियोगिता का परिणाम दर्शाती है। मैच राउंड रॉबिन की तरह खेला गया आधार पर, और टीम जो भाग लेने वाली थी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई थी। कुछ आंकड़े नहीं दिए गए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मुंबई टीम कितने मैच हारी है, अभी देखना है दोस्तों मुंबई कितने हारी है। पहले तो मैं ये समझता हूं कि अगर यहां एक अनिर्णित रहा है तो यहां भी एक अनिर्णित कहीं ना कहीं तो रहेगा। अब ये अनिर्णित किसका रहेगा वही हमें समझना है दोस्तों। अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां पे मान लो 2 गोल उसने किए हैं, 2 गोल किए हैं और वो अनिर्णित वाले मैच से थे, मान लेते हैं, तो वो 2 हो सकते हैं इसके साथ किए हों। मतलब अगर इसने 2 गोल किए हैं तो या तो ये 2 इधर जुड़ते हैं और या इधर जुड़ते हैं, इधर तो जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि गोल कुल मिला के चेन्नई ने खाया एक ही है। अगर इसके साथ अनिर्णित मैच होगा तो दोस्तों एक कम से कम यहां अगर आया तो एक इधर भी आएगा और यहां एक ही रह जाएगा। और अगर मैं 2 यहां से यहां अनिर्णित करूं, मान लो ये 2 इधर वाले हैं, तो उसका हमें क्या बेनिफिट है दोस्तों, यहां 2 हो गए तो ये एक अनिर्णित मैच हो गया। अनिर्णित कब होगा, जब इसने 2 गोल किए, इसने भी 2 गोल किए, इन दोनों ने 2-2 गोल कर लिए, अपना काम निकल गया। क्या ये बात समझ आ रही है? 2-2 किए, अनिर्णित हो गया। इसका एक मैच अनिर्णित हो गया 2 गोल करने के बाद भी, तो पीछे जो उसने 4 गोल खाए हैं, कम से कम 2 गोल तो इसके होंगे, तभी तो वो 4 होंगे, तो इसके 2 गोल तो दे दिए इसने इसको। ध्यान से देखेगा, 2 गोल इस दिल्ली वाले ने मुंबई के साथ किए और 2 गोल खाए इसने, यानी इसके 2 गोल इधर गए और 5 गोल इधर गए। क्या ये बात समझ आ रही है? यानी कि अगर मैं कहूं, ध्यान से देखेगा, दिल्ली और मुंबई के बीच का जो मैच है वो रहा है दिल्ली और मुंबई का अनिर्णित 2 और 2। क्या ये बात समझ आ रही है? यही एक तरीका हो सकता है और कोई तरीका हो नहीं सकता। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मुंबई चेन्नई की। तो मुंबई चेन्नई, चेन्नई ने कुल मिला के एक ही गोल किया है। ध्यान से देखेगा, मुंबई यहां है, चेन्नई यहां है। मुंबई ने एक ही गोल किया है, वो चेन्नई के खिलाफ किया होगा, तो एक मुंबई ने किया होगा और चेन्नई ने 5 किए होंगे। आप देख सकते हैं 5 किए होंगे तो 5 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, यानी एक मैच हुआ होगा दिल्ली और चेन्नई के बीच में, तभी तो दोनों के सबके मैच आ जाएंगे। तो दिल्ली ने उसमें कुछ किया ही नहीं होगा और इधर 2 गोल हो गए होंगे। क्या ये तरीका समझ आ रहा है आपको?
यहां पे एक गोल बचा, यानी इसने एक गोल तो इधर दे दिया, पीछे बचे 2 गोल जो इसने इसके सामने कर लिए। कुल मिला के अगर आप तीनों मैचों को देखोगे आपको पता चलेगा, देखिएगा दिल्ली के कुल गोल कितने हैं दोस्तों। दिल्ली ने किए कुल गोल 0 और 2 गोल कर दिए। चेन्नई के कुल गोल कितने हैं, 5 और 2 किए हैं। और मुंबई के कुल गोल कितने हो गए दोस्तों, मुंबई का 1 गोल इधर है, 2 गोल इधर है, मुंबई के 3 गोल हो गए। खाए कितने, मुंबई ने 3 गोल तो इधर खाए, 5 गोल तो इधर खाए और 2 इधर खाए। कुल मिला के ये मेरा फाइनल सारिणी बन रहा है, जो ध्यान से देखेगा दोस्तों बहुत सारी किताबों में भी गलत है, इस किताब में भी जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है वो गलत दे रखा है। एक्चुअली में ये हुआ होगा क्योंकि दूसरा जो सॉल्यूशन वहां दे रखा है वो तो बन ही नहीं सकता है। इसको देखते हुए अगर मैं सारिणी बनाऊंगा तो बहुत आराम से मेरी सारिणी बन जाएगी। एक मैच अनिर्णित हुआ 2-2 के बराबरी से, यानी बाकी जो मैच था वो मुंबई 1 जीत गई, दिल्ली 1 भी नहीं जीती और ये दोनों जीत गए। इधर दोनों जीत गए तो दोनों हारा 1 भी नहीं, 1 जीता 1 अनिर्णित, हारा 1 भी नहीं, दोनों के दोनों हार गए। यहां पे ये रहा फाइनल स्कोर मेरा। अब दोस्तों मुंबई टीम कितने मैच हारी है, दोस्तों मुंबई 1 भी नहीं हारी है, ये कंफर्म बात है, क्लियरली बात है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। चेन्नई ने कितने गोल किए हैं ये तो सामने ही नजर आ रहा है, 7 गोल किए हैं। मुंबई चेन्नई के मैच में मुंबई के पक्ष में कितने हैं दोस्तों, 1-5 का स्कोर बनेगा, ये भी आपका स्कोर। तो आप देखेंगे किताबों में और दूसरे कई सारे विशेषज्ञों ने इसका उत्तर किताब से मैच तो कर दिया है, लेकिन इस तरह का जो हम कह सकते हैं जस्टिफिकेशन, न्याय संगत नहीं किया है, वो यहां आपके सामने है। उत्तर जो होंगे वो यही होंगे क्योंकि उत्तर में तो यही आया होगा। ये हमारा उत्तर है। लिए चलता हूं आगे वाले प्रश्न पे। सांस के साथ दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर मौत का कारण बनता है, बिल्कुल ये छोटा सा विज्ञान तो हमें पता ही होना चाहिए, बिना उसके मुश्किल हो जाएगा मामला। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, यही कारण है कि वो वहां जाता है, उसमें मिल जाता है और काम खत्म कर देता है। खत्म कर देने के कारण से ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की उचित व्याख्या है। इसी कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड हम नहीं लेते कभी भी, मौत का कारण बन सकता है ये। आगे चलते हैं दोस्तों। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी और मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। दोस्तों ये भी सही है बात, ये भी सही है बात, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये इसका कारण नहीं है दोस्तों, ये इसका कारण है। मतलब ये अगर ए लिखा होता, ये अगर आर लिखा होता तो मेरा उत्तर आ जाता ए आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। अभी चूंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं, क्यों उल्टा लिखा हुआ है। आप खुद समझिए, कृषि है, क्यों, क्योंकि वहां पे नदियां थी इस कारण से कृषि है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सभी आम जो है सुनहरे रंग के हैं दोस्तों, सभी जो आम है ना वो सुनहरे रंग के हैं। देखिएगा कोई भी सुनहरी चीज सस्ती नहीं होती, तो ये सुनहरा है और सस्ता नहीं है। सभी आम सस्ते हैं, गलत बात है दोस्तों, सुनहरी चीज सस्ती होती नहीं है। यहां पे राइट नहीं रॉन्ग लगाना चाहिए मुझे। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते, सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं होते। जब कोई भी चीज सुनहरी होती है वो सस्ती नहीं होती है, जब कोई भी चीज सुनहरी नहीं होती है तो सुनहरे रंग के आम सस्ते कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से मैचिंग युग्म, दोस्तों इसका मैचिंग युग्म ढूंढना है आपको। लोग साड़ी मैचिंग ढूंढ लेते हैं, अपन ये कैसे मैचिंग युग्म ढूंढेंगे। इंग्लिश में, हिंदी में दे रखा है मैचिंग युग्म। देखिए आप 27 और 9, वैसे देखा जाए तो 9 तिया होता है 27, लेकिन 5 तिया 125 नहीं होता है, 15 तिया 135 भी नहीं होता है, 8 ही 64 होता है, ये भी नहीं, और 81 तिया भी नहीं होता है। कुल मिला के ये जो तिया वाला खेल है ये तो नहीं बैठा मेरे भाई। ये क्यों नहीं साफ हो रहा भाई, देखो, हाँ
अब कुछ और माथा लगाना पड़ेगा। पुनः एक बार लिखता हूं 27 और 9। ऐसे अगर मैं सोचूं तो दोस्तों 3 का स्क्वायर है ये और 3 का क्यूब है ये। 5 स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 क्यूब है स्क्वायर नहीं है। बचा जो तीसरा वाला देख लेते हैं, शायद मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। ये 9 का स्क्वायर है, ये 9 का क्यूब है और मेरा आंसर आ गया। दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों इतनी एनर्जी के साथ पढ़ाने के बाद सिर्फ एक ही चीज तो हम मांग रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। आगे से आगे लोगों को बताइए कि इतनी सारी चीजें इस चैनल पे, जो कि आपका ही प्यारा चैनल है डिजिटल तैयारी, उस पर हो रही हैं। दोस्तों शुगर के लिए आपको जो कोड दे रखा है उसको समझिएगा। AR दे रखा है, G बीच में और उसके बाद SU दे रखा है, यानी यहां पे मुझे जो समझ आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों। ये AR एज इट इज पीछे आ गया, ये SU एज इट इज बाद में चला गया। यही किया होगा, G बीच में रह गया, आगे के 2 पीछे हो गए, पीछे के 2 आगे हो गए। मुझे अगर टेस्ट का निकालना है दोस्तों, शुरुआत में किससे करूंगा? ST से करूंगा। यहां ST शुरुआत में नहीं है, यहां भी नहीं है, मेरे 2 तो कैंसिल हो गए। पीछे की तरफ TE यूं के यूं चला जाएगा, TE यूं के यूं चला जाएगा, ये रह जाएगा। जो उत्तर आएगा वो आएगा बड़ा स्टेट। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों इस पेपर के अगले प्रश्न पे। आपको दे रखा है दोस्तों बेंड का कोड बहुत अच्छे से और डायल का कोड भी अच्छे से। अब लाइन का निकालना है। अरे भाई सिंपल है, आपको दे रखा है B का K, E का P, N का Y, D का J, D का J और आगे सारे कोड दे रखे हैं। लाइन का निकालना है। मैं कई बार कह चुका हूं, आपको किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं करना है कि पूरा कोड निकालें। मैं अभी तक इतनी सारी बार कह चुका हूं, मुझे लगता है स्मार्टफोन के साथ साथ आप भी स्मार्ट होने वाले हैं। स्मार्ट आंसर निकालिए दोस्तों। लाइन का कोड निकालना है। आप देख सकते हैं आखिरी में सबके Y और P दे रखा है। मुझे लगता है Y वाले पे ही ध्यान देना होगा, उसको एक बार छोड़ देता हूं मैं। स्टार्टिंग में सबके B और S है, तो सबसे पहले L से शुरू करता हूं कहानी को। L से शुरू करना है। L है आखिरी में, L है आखिरी में और S है आखिरी में, यानी कि ये तो दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि मेरी शुरुआत S से होगी, क्योंकि L का कोड तो S दे रखा है अपने को। इन दोनों में क्या फर्क है बस वही देखना है दोस्तों। मैं समझदार हूं, आप समझदार हैं। E जो है आखिरी में, यहां पे दूसरे नंबर पे है, यहां पे जो दूसरे नंबर पे है वहीं पे दूसरे नंबर पे। E के लिए कोड है P, आखिरी में क्या आएगा? P, आखिरी में आएगा P। जय हो गई माता दी। तरीका समझ में आना चाहिए, बस तरीका ही तो समझ में आना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है ये दोस्तों। एक प्रकाशन फर्म है डेक्कन हेराल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल नाम से, आपको पता होंगे ये तीनों ही अखबार आते हैं। अखबारों का प्रकाशन करती है। उन प्रकाशन अखबारों के विज्ञापन दाताओं को समझाने के लिए फर्म संभावित विज्ञापन दाताओं का निम्नलिखित ब्यौरा दे रही है। पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने का एक सर्वेक्षण से पता चला, क्या पता चला दोस्तों? डेक्कन हेराल्ड अखबार जो है 26% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। तो हमने क्या करना है दोस्तों? वेन डायग्राम बनाना है। 26% यहां पे डाल देता हूं। डेक्कन हेराल्ड, हेराल्ड का है लिख दिया भाई मैंने। टाइम्स ऑफ इंडिया दोस्तों 25% है, तो टाइम्स का ट लिख दिया दोस्तों। और डेक्कन क्रॉनिकल 14 द्वारा है, तो 14 यहां लिख दिया, क्रॉनिकल का करा लिख दिया दोस्तों। आगे देखिए, हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया एक साथ पढ़ने वाले कितने हैं? 11 हो गए। और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और क्रॉनिकल वाले 10 हो गए। यहां 10 आ गया दोस्तों। वापस से देख लीजिए, सही तो लिखा हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों यहां एक छोटी सी गलती कर दी है, समय पे नजर आ गई है, तो काम कर लेते हैं। ये 11 यहां पे आना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया और हेराल्ड यहां पे दे रखा था 11, टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल का दे रखा है 10, क्रॉनिकल और हेराल्ड का दे रखा है 9, तो दोस्तों यहां आ जाएगा 9। केवल डेक्कन क्रॉनिकल वाले अखबार दोस्तों 0% लोगों द्वारा पढ़ा जाता है, यानी यहां जो संख्या है वो 14 दे रखी है। आपको पता है कि ये 10 है यहां पे, ये 9 है यहां पे, यही मिला के 14 होंगे, क्योंकि यहां तो संख्या कुल मिला के 0 ही आनी है। 0 आने का मतलब है इसको और इसको 0 कब कर सकते हैं?
जब ये 14 के बराबर और पीछे वाला 0 हो जाए। ये 14 के बराबर दोस्तों 10 और 9 होते हैं 19। 19 से 14 लाने के लिए मुझे 5 को कम करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? 5 को कम करने का मतलब क्या है दोस्तों? यहां अगर मैं 5 लिखता हूं, आप समझिएगा, 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5, और उसमें ये 9 जुड़ गए तो हो गए 14। क्योंकि अकेला क्रॉनिकल 0 पर है, मेरी बात को सुनिएगा, अकेला क्रॉनिकल 0 पर है, यानी जो क्रॉनिकल के 14 हैं वो कुल मिला के इन्हीं दो में बट जाने चाहिए। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 10 और 9 आ गए 19, यानी ये संख्या और ये संख्या 19 आ गई। 19 में से ये संख्या 2 बार थी, 2 बार थी यानी घटानी पड़ेगी 5, तब जाके ये संख्या 14 हो जाएगी। अब आप कुछ भी पूछ लीजिए, उत्तर आ जाएगा हमारा। दोस्तों कितने प्रतिशत लोग हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं? आप देख सकते हैं तीनों अखबार में से कम अखबार पढ़ते हैं, मतलब कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं। मैं एक का मान के निकालता हूं, कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं, ऐसा निकाल ही लें दोस्तों। कम से कम में इधर तो 0 आ गया है तो मालूम चल गया, इधर 0 आ गया है, इधर कितना आता है वो निकालते हैं पहले अमन। इधर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 25 दे रखा है। 25 दे रखा है का मतलब क्या है दोस्तों? 10 और 11 हो जाते हैं 21, लेकिन चूंकि ये कॉमन है तो घटाना पड़ेगा। 21 में से 5 घटा दीजिए, पीछे बचते हैं 16, यानी कम से कम केवल मात्र टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने हैं? 16% लोग हैं। इधर है दोस्तों टोटल 26, 26 में से 11 और 9 तो होते हैं 19, 19 में से 5 घटा दीजिए 14, और 26 में से 14 घटा दिए तो पीछे बचे 12, यानी 12 और 16 कुल मिला के 28% लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। क्योंकि ये नहीं पूछा है इसने, तो यहां प्रश्न क्या पूछा है उस पर मैटर करेगा। अगर यहां तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार, तो मेरा आता आंसर 16 और 12 जो कि हो जाता 28। यहां वो नहीं दे रखा है तो या तो हम 2 वाला भी ट्राई करके देख लेते दोस्तों। 2 वाला कोशिश करते हैं दोस्तों। यहां मेरे पास 10 लोग हैं जो ये 2 अखबार पढ़ते हैं, तो कुल मिला के 10 तो यहां पे हो गए, फिर 11 कुल हैं तो मैं 11 में से 5 तो आ गए, कम से कम 2 हैं तो ये तो 5 एक बार तो आएगा ही आएगा। तो आप एक काम करिए, 11 में से 5 घटाइए 6 जोड़ दीजिए, 9 में से 5 घटा दीजिए 4 जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 और 10 20, यानी अगर इसका उत्तर 20 आ रहा है तो यहां पे जो शब्द अक्षर नंबर मिसिंग है वो है 2। प्रश्न बनेगा कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम 2 अखबार पढ़ते हैं? 2 होगा तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। मैंने देखा नहीं उत्तर में क्या दे रखा है, हो सकता है यही दे रखा हो। हम तो एक बार बस आपको बता देते हैं कि मैं कैसे पहुंचा यहां पे। देखिएगा, मुझे कम से कम 2 वाला पता करना था, तो देखिएगा ये वाला आएगा एक बार, ये वाला आएगा एक बार, ये वाला आएगा एक बार, इन तीनों में 5 आ जाएगा 3 बार, 3 बार आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एक बार। तो एक बार के लिए 2 बार माइनस करना पड़ेगा, तो मैं पहले तो पूरा 10 ले लूं ये, फिर 11 में से 5 घटा के 6 ले लूं, और 9 में से 5 घटा के 4 ले लूं, इन सबको जोड़ दूं, हो गया 20। तो ये तो उत्तर आ ही गया मेरा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबार पढ़ते हैं? दोस्तों ये तो उत्तर ही हमने निकाल दिया है, 5 पढ़ते हैं क्योंकि वो 20-24 दे रखा है। कितने प्रतिशत पाठक डक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते? डक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों पढ़ते हैं। देखिएगा भाई, आपके पास ये वाली संख्या जो है 11 है, ये डक्कन हेराल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया की है, लेकिन इसमें से क्रॉनिकल हटाना है। 11 में से 5 हटा दीजिए, 6% लोग होंगे। क्या ऐसा कोई उत्तर दे रखा है हमें? यही उत्तर होगा। तीनों का आंसर डी आया है। अब एक्चुअली में उत्तर में क्या है ये तो शायद मुझे नहीं पता, उत्तर सही यही है, मेरे सामने निकाले आपके। अगला प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपको ये वाले प्रश्नों को तो अच्छे से सॉल्व कर ही लेना चाहिए दोस्तों। गुणा का अर्थ है प्लस, यानी यहां पे हो गया 3, प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, हो गए 5, और माइनस का अर्थ दे रखा है भाग, यानी कि यहां हो गए भाग, और मुझे लगता है भाग का हो जाएगा गुणा, यानी यहां हो गए 4। ध्यान से देखिएगा, ये तो भैया कट गए 2 बार से,
16 और 3 तो इधर हो गए 19, 5 दूनी हो गए 10। अब 19 में से 10 घटा दो, शायद कोई भी बता देगा आराम से इसका उत्तर क्या है। इसी तरीके से, सरल तरीके से हम हर प्रश्न को करना चाहेंगे। लीजिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 8 का 12 गुना 96 है, तो 7 का 12 गुना कितना होगा दोस्तों? 96 में से 12 घटा दो, 84 बचता है। लीजिए साहब, कितना मुश्किल था बताओ। इतना आसान प्रश्न एग्जाम में गलती से भी मत छोड़ देना। आगे चलिए चलता हूं मैं आपको दोस्तों अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। असंगत का मतलब होता है दोस्तों ऑड वन आउट। ऑड वन आउट निकालना है। यहां पे अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए और सामान्य ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ये ज्ञान मैं आपको 50 बार दे चुका हूं मेरे भाई। यहां पे देखिएगा, ये आता है स्नेक। अब आपको ध्यान होगा, स्नेक का मतलब होता है सर्प यानी सांप। ये अगर ध्यान से देखेंगे डबल एन दे रखा है दोस्तों। ये हमारा एक खेल बन जाता है टेनिस। ये तो बहुत छोटा सा एक गेम गोल्फ नजर आ रहा है मुझे, और ये शायद आराम से आप बता देंगे मुझे फुटबॉल है। अब इन सभी की बात करूं तो आपको याद होगा बचपन में नोकिया पे एक गेम हुआ करता था स्नेक। तो स्नेक भी गेम है, टेनिस भी गेम है, फुटबॉल भी गेम है और गोल्फ भी गेम है, और चारों के चारों आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। लेकिन स्नेक से आप मोबाइल के बाहर नहीं खेल पाओगे, बाकी सबको जरूर खेल पाओगे। तो यही मेरा असंगत है, ऑड वन आउट है। शायद बात समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। ये प्रश्न तो मैं कह ही चुका हूं दोस्तों, इसकी तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। लीजिए दोस्तों, 30 के बाद आया के का मतलब है प्लस के 2 के बाद आया क्यू का मतलब, अच्छा यहां भाग होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वैसे तो बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रहा, बट ये बड़ा है इसलिए यहां भाग 2 कर दिया और यहां +3 कर दिया। आगे चलता हूं दोस्तों, जे का अर्थ है गुणा 6 के बाद दे रखा है टी यानी माइनस कर दिया 5। यहां तो हो गया 15 जो आपको नजर आ रहा है, यहां हो गया 6 × 18 वो भी हो रहा है। 18 में से 5 गए तो बचे 13, और 15 और 13 को जोड़ते ही हो रहे हैं 28। क्या ऐसा कोई उत्तर दे रखा है? बताओ कितना मुश्किल था। एक एक चीज को बहुत आराम से किया मैंने, कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले गुणा किया 6 × 18, 18 में से 5 गए बचे 13, इधर 30/2 कर दिए 15, 15 और 13 को जोड़ दे हो गए 28। लीजिए साहब आगे दना आप करते चले जाइए, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार अच्छे से समझना पड़ेगा। 100 डिग्री के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऐसा होता है, क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि पारा जो है बहुत जल्दी जम जाता है, उसका हिमांक जो है वो कम है, और जो अल्कोहल है उसका ज्यादा है। तो अल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना से कम होता है। ये बिल्कुल सही है। कम ज्यादा का मतलब एक्चुअली माइनस में ज्यादा है, इसलिए कम है। तो ये दोनों बातें सही हैं, और ए जो अभिकथन है उसी का कारण आर है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। लीजिए आगे लिए चलता हूं। एक एक प्रश्न पे दोस्तों मजा आ रहा है मुझे, एक एक प्रश्न को मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, दरवाजे से हैंडल पे नहीं लिखा जाता, टाइप से पेंट नहीं किया जाता, टेबल से कुर्सी पे नहीं लिखा जाता, हाँ स्याही से कागज पे लिखा जा सकता है। यही मेरा उत्तर होगा। यही आपको करना है एग्जाम में दोस्तों, यही करना है। Z का अर्थ 52 कब हो सकता है? आपको ध्यान होगा, Z का अर्थ 52 केवल तभी हो सकता है जब 26 का दुगुना किया जाए। Z आता है 26 पे, उसका 2 गुना करना है। अगर मैं सबका 2 गुना करता चला जाऊं, A आता है 1 पे, 2 गुना कर दिया, C आता है 3 पे, 2 गुना कर दिया, T आता है 20 पे, 2 गुना कर दिया। जरा जोड़िए सबको, हो रहा है 48। तो बैट का निकालना है, कौन सा बड़ा बात है मेरे भाई। T और A तो यहां ही पड़े थे, C था 3 दूनी 6, अब हो गया 4, यानी कुल मिला के 2 कम करना है 48 में से। मेरा तो मानना है 46 आएगा, फिर भी करके देख लो ना भाई। T आएगा 20 दूनी 40 पे, A आएगा 2 पे, B आएगा 4 पे, 40 और 4 44 और 2 46। सीधा ही मैंने स्टार्ट लगा दिया था, स्मार्ट तरीका। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न पे पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों। ये वाले प्रश्न भी छोड़ने नहीं है सिलोजिज्म के। कुछ बिल्लियां जो हैं वो चूहे हैं भाई, है बहुत सारी बिल्लियां चूहे बन जाती है, बताओ।
और सभी चूहे कौन है भैया? कुत्ते हैं। ध्यान रखना, इन कुत्तों से बच के रहना। सभी कुत्ते चूहे हैं। बताओ, सभी चूहे कुत्ते हैं, ये नजर आ रहा है। सभी कुत्ते चूहे हैं, ये कहां नजर आ रहा है यार? बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है मुझे। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं भैया, कुत्तों को तो बिल्ली बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली कुछ चूहे हैं और चूहे सारे कुत्ते हैं। यानी कुल मिला के पहला सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। केवल निष्कर्ष पहला, माफ करना, उल्टा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ये कहना चाहूंगा। लिए चलता हूं अगले प्रश्न पे। एक एक करके दोस्तों प्रश्न करवा रहा हूं। नाइफ का संबंध कट से है। नाइफ क्या करती है? काटती है। गन यानी बंदूक से हम चलाते हैं गोली, डिग नहीं करते, ग्रिप नहीं करते, शूट करते हैं, स्कूप नहीं करते। एक और प्रश्न आया दोस्तों सिलोजिज्म का, दूसरा प्रश्न कथन और निष्कर्ष का। कुछ कंप्यूटर जो हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ कंप्यूटर जो हैं वो प्रिंटर दे रखे हैं मेरे भाई, और सभी मोडेम प्रिंटर हैं। ध्यान रखिएगा, यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। हम आगे से आगे बनाते चले जाते हैं, भूल जाते हैं मोडेम को प्रिंटर में लेना है, प्रिंटर को मोडेम में नहीं। सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं। क्या आपको नजर आ रहा है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर है? बिल्कुल मुझे तो नहीं नजर आ रहा। कुछ प्रिंटर मोडेम हैं, बिल्कुल है, क्योंकि सभी मोडेम प्रिंटर के अंदर हैं, तो कुछ प्रिंटर मोडेम होंगे ही होंगे। यानी कुल मिला के पहला गलत है, केवल दूसरा निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। एक एक करके जब ये प्रश्न करते चले जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ब्रैकेट लगाना है, 10 लिखना है, एन, एन दर्शाता है क्रॉस को, यहां हो गया 4, फिर लगाना है एल, एल का मतलब है दोस्तों प्लस, जोड़ना है फिर से ब्रैकेट में 4 और पुनः एन, यानी 4 गुना 4 करना है मुझे, और फिर लगाना है एम, एम दर्शाता है माइनस करने हैं 6। दोस्तों यहां तो हो जाएगा 40 और यहां हो जाएगा 16 और माइनस के हैं 6। 16 में से 6 गए तो 10 बचे, ये आया 10। 10 40 को जोड़ देते हैं तो होता है हमारा 50। यहां पे आगे लिए चलता हूं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत आराम से बता रहा हूं। पुनः कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां अगर विज्ञान अच्छा है, सामान्य ज्ञान अच्छा है, तो ये क्वेश्चन आपके काम का नहीं तो छोड़ देना। भाई समुद्री मछली जो है समुद्र का पानी पीती है, वही मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है, ये आपको पता होना चाहिए। मीठे जल के पानी की मछलियां पानी ही नहीं पीती है, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल सही है, और उसका कारण है समुद्री मछली जो पर्यावरण के लिए अति परासारी है, और मीठे जल की जो मछली है वो अल्प परासारी है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ए और आर यानी दोनों सही हैं, और इसकी व्याख्या भी सही है। अब आ गया दोस्तों एक ब्लड रिलेशन की पजल को, मजा आ जाएगा जब आप करेंगे। मुझे लगता है इसको थोड़ा सा छोटा करके, माफी चाहिए। ये देखिए यहां पे हम कर लेते हैं दोस्तों। रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है। अमित यहां पे आएगा, उसके पिता की बहन का पुत्र कौन है? रंजीत। ये लीजिए साहब, हो गया। सुनील दिव्या का पुत्र है, जो गौतम की मां और अमित की दादी है। अमित की दादी और किसकी मां दोस्तों? गौतम की मां। गौतम की मां, गौतम की मां और अमित की दादी कौन है दोस्तों? सुनील दिव्या का पुत्र है। ये लीजिए साहब, दिव्या हो गया, और यहां पे सुनील भी आ गया। अब हो सकता है सुनील गौतम में आपस में एक्सचेंज करना पड़े, वो हम समझते हैं। ध्यान देगा, सुनील दिव्या का पुत्र है, सुनील दिव्या का पुत्र है, जो गौतम की मां है, गौतम की मां है, और अमित की दादी है, अमित की दादी है। अरोरा धन्य का पिता और रंजीत का दादा है, रंजीत का दादा। दोस्तों रंजीत का दादा कैसे होगा? वो इधर से भी हो जाएगा। तो रंजीत का अगर दादा है, दिव्या अरोरा की पत्नी है, दिव्या जो है अरोरा की पत्नी है। लीजिए साहब, ये दिव्या आ गई, अरोरा की पत्नी, काम ही खत्म हो गया। और अरोरा जो है धन्य का पिता है। अब ये दो धन्य है, ये भी कैसे होगा? ये केवल एक ही तरीका हो सकता है, रंजीत का पिता धन्य का पिता है। धन्य को लड़की ही माना जाए या लड़का? मुझे ऐसा लगता है कि धन्य यहां पे आ सकती है। अब एक बार हमें सिर्फ चेक करना रहेगा कि धन्य यहां आएगा या इसका पति बनेगा या इधर इनका भाई बनेगा। अभी चेक करते हैं। सुनील धन्य का किस प्रकार संबंधित है? धन्य का सुनील, धन्य का सुनील, दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। बेटा भाई भाई बनेगा, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला।
क्योंकि अमित के पिता के बहन का पुत्र है रंजीत, बहन का पुत्र है। अरोरा धन्य के पिता और रंजीत के दादा हैं। ये धन्य के पिता जो हैं अरोरा, ऐसा है। इसको हम इधर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं ये समझ लें, इनको माता ही रहने देते हैं और धन्य का पिता बनाना है ना, तो ये जो धन्य है वो यहां आ गए, गौतम है जो यहां आ गए और सुनील आ गए, तीनों भाई हो गए। अब अगर सुनील धन्य का क्या है, भाई लगेगा, सिंपल सी बात है। और रंजीत दिव्या से कैसे संबंधित है, ये रंजीत है ये दिव्या है, उसकी नातिन है। रंजीत पोता है, मतलब रंजीत जो लड़का है वो पोता हो जाएगा, ग्रैंड सन। और गौतम की पत्नी, ये लीजिए साहब, गौतम की जो पत्नी है धन्य से कैसे संबंधित होगी, भाभी लगेगी भाई, धन्य की भाभी, क्योंकि गौतम की वाइफ है तो यहां पे गौतम की वाइफ भाभी हो जाएगी। यहां पे जो बनाया थोड़ा सा ट्रिकी था लास्ट में जाके, अन्यथा बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब बस 2-3 प्रश्न ही बाकी हैं आज के पेपर में। दोस्तों मास का जो एसआई यूनिट जिससे हम कह सकते हैं वो किलोग्राम है। फोर्स के लिए जूल भी हो सकता है लेकिन, और पास्कल भी हो सकता है, लेकिन एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों न्यूटन रहेगा, चूंकि मास का यूनिट किलोग्राम है और फोर्स का न्यूटन रहेगा। मुझे लगता है ये भी बहुत आसान सा प्रश्न लग रहा है। सबसे पहले तो ये देख लो कि अपने को कोड किसका चाहिए, कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाएगी। टेस्टी के लिए कोड पता करना है, बस इतना सा काम है। टेस्टी है कहां दोस्तों, ये रहा टेस्टी। इज और सूप को हटाना है अपने को, इज को हटा दो इससे। कैसे हटाएंगे दोस्तों, 4 1 5, तो 4 1 5 में से 5 चला गया। और मिल्क इज हॉट, वो तो हो गया। हॉट सूप, जरा देखें, सूप 1 और 8, 8 से यहां चला गया। वापस से देखिएगा, मुझे चाहिए था सूप इज हॉट, तो इज को मैंने इससे हटाया। इसको कैसे हटाया जरा आप देखिएगा। मेरे पास यहां पे हॉट सूप था, यहां सूप इज टेस्टी था, दोनों में सूप कॉमन था। सूप कॉमन था मतलब 8, तो सूप का कोड हो गया। इधर सूप इज टेस्टी है, इधर मिल्क इज हॉट है, दोनों में इज कॉमन है। इज कॉमन है यानी 5 कैंसिल हो गया। पीछे जो बचा 9, वही तो टेस्टी का कोड होगा। आखिरी प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल आखिरी प्रश्न है ये हमारा। भारत का क्षेत्र जो है दोस्तों राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। कैसे पॉसिबल है, राज्यों के ही क्षेत्रों का मिलकर कुल मिलाकर भारत का क्षेत्रफल बनता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो कुल मिला के केवल आर सही है, ए गलत है, ये मेरा उत्तर होगा। तो दोस्तों यहां एक और बढ़िया प्रश्न पत्र को हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप बस इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।